सीरियल किलर्स अक्सर फिल्मों और किताबों में हम इन्हें देखते हैं और एक अलग ही दुनिया की कल्पना करते हैं, लेकिन असलियत कल्पना से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो आज इस विश्लेषण में हम फिक्शन से हटकर असली ऐतिहासिक मामलों को देखेंगे और उनमें छिपे हुए पैटर्न को खोजने की कोशिश करेंगे। एक तरह से अपराध विज्ञान के नजरिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन भयानक अपराधों के पीछे आखिर कौन से सूत्र काम करते हैं। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक डॉक्टर, एक जोकर और एक चर्च का अध्यक्ष, इनमें भला क्या एक जैसा हो सकता है? लेकिन इसका जवाब हमारी सोच को चुनौती देगा और हमें सीधे हमारे पहले विश्लेषण पर ले जाएगा, छिपी हुई पहचान का विषय। देखिए, इन अपराधियों में सबसे आम और सबसे खतरनाक लक्षणों में से एक है उनका हैरान कर देने वाला सामान्य दिखना, एक सम्मानित नागरिक का नकाब पहनना। वे हमारे बीच रहते हैं, काम करते हैं और समाज का एक पुत्तुम हिस्सा होते हैं, और ये नकाब इतना पक्का होता है कि उसे भेद पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जॉन वेन गेसी का ही उदाहरण ले लीजिए। अपने पड़ोसियों के लिए वो एक बहुत मिलनसार ठेकेदार था। बच्चों की पार्टियों में जोकर बनकर जाता था और उनका मनोरंजन करता था। कौन सोच सकता था कि इस हंसमुख चेहरे के पीछे एक ऐसा दरिंदा छिपा है जिसने कम से कम 33 लड़कों और नौजवानों की बेरहमी से हत्या कर दी। अब बात करते हैं हैरल्ड शिपमैन की, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन का एक बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित डॉक्टर। उसके मरीज उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे और उसने इसी भरोसे का फायदा उठाकर अपने सैकड़ों मरीजों को मौत के घाट उतार दिया। सालों साल तक किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। और फिर आता है डेनिस रेडर, एक आदर्श अमेरिकी नागरिक, चर्च काउंसिल का अध्यक्ष, स्काउट लीडर, एक अच्छा पति और पिता। लेकिन सालों तक यही आदमी बीटी के किलर के नाम से विचिट्टा शहर में दहशत फैलाता रहा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार उनकी सामान्यता ही थी, जो उन्हें बड़ी आसानी से समाज में घुल-मिल जाने में मदद करती थी। अब हम एक दूसरे अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बात हर केस पर लागू नहीं होती, लेकिन कई मामलों में जब हम इनके अतीत में झांकते हैं तो बचपन के गहरे सदमों का एक पैटर्न साफ नजर आता है। ये वो घाव है जो शायद उनके आने वाले भयानक कामों की नींव रखते हैं। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये 3 मामले हमें दिखाते हैं कि बचपन का गंभीर दुर्व्यवहार और एक बिगड़ा हुआ पारिवारिक माहौल बाद में हिंसक व्यवहार की वजह बन सकता है। एड गेन, जिसकी मां ने उसके मन में औरतों के लिए जहर भर दिया, एलीन वॉर्नोज, जिसे बचपन में ही भयानक शोषण का सामना करना पड़ा, और टेड बंडी, जिसे अपनी असली पहचान के बारे में ही अंधेरे में रखा गया। देखिए, ये बातें उनके अपराधों को सही नहीं ठहराती, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हमें उनकी मानसिकता को समझने में एक खिड़की जरूर देती हैं। चलिए अब तीसरे विषय पर चलते हैं और उनके दिमाग के और अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। अब हम विश्लेषण करेंगे उनकी काम करने के तरीके का, यानी हत्याओं के व्यवस्थित और अक्सर एक रस्म या अनुष्ठान जैसे तरीके का। ये तरीका उनके मनोवैज्ञानिक कारणों को उजागर कर सकता है। 218 से भी ज्यादा, ये हैरल्ड शिपमैन के पुष्टि किए गए पीड़ितों की संख्या है। सोचिए, उसका तरीका कितना साफ सुथरा था। वो डायमॉर्फिन का इस्तेमाल करता था, जिससे वो सालों तक बड़ी संख्या में और बिना किसी के शक के दायरे में आए हत्याएं करता रहा। उसका तरीका ही उसका कवर था, एक डॉक्टर जो दर्द से राहत दे रहा है लेकिन असल में मौत बांट रहा था। डेनिस रेडर ने तो अपने तरीके को खुद ही नाम दे दिया था, बीटीके, जिसका मतलब था बाइंड, टॉर्चर, किल, यानी बांधना, यातना देना और मारना। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक अनुष्ठान था, एक मनोवैज्ञानिक हस्ताक्षर जो कंट्रोल और ताकत के लिए उसकी गहरी भूख को दिखाता था। और ये तो कमाल ही है कि कुछ हत्यारे कितनी ज्यादा तैयारी करते हैं। H.H. होम्स ने तो हत्या करने के लिए एक पूरी इमारत ही बना दी थी, जिसे मर्डर कैसल के नाम से जाना जाता है। वो होटल नहीं बल्कि मौत का कारखाना था, जिसमें गैस लाइनें, गुप्त दरवाजे और साउंड प्रूफ कमरे थे। उसका हस्ताक्षर उसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग थी, जो एक अलग ही तरह के जानलेवा तरीके को दिखाता है, जहां तैयारी ही अपराध का सबसे बड़ा हिस्सा थी। हमारा चौथा विषय है कुछ हत्यारों का जबरदस्त अहंकार और सार्वजनिक ध्यान पाने की भूख।
ये इच्छा उन्हें पुलिस और मीडिया को ताने मारने, उन्हें चिढ़ाने के लिए उकसाती है और वो अपने अपराधों को एक प्रदर्शन में बदल देते हैं जहां वो खुद मुख्य कलाकार होते हैं। डेनिस रेडर का मामला इसका एक सटीक उदाहरण है। उसे पहचान चाहिए थी। सालों तक शांत रहने के बाद 2004 में उसका अहंकार फिर जाग गया जब एक अखबार में उसके बारे में लिखा गया। वो फिर से मीडिया को संदेश भेजने लगा और आखिरकार एक फ्लॉपी डिस्क भेजी जिसने पुलिस को उस तक पहुंचा दिया। उसका अहंकार ही उसका दुश्मन बन गया। और टेड बंडी ने तो अपने मुकदमे को एक स्टेज बना लिया था। उसका ट्रायल राष्ट्रीय टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा था और उसने खुद अपने वकील के तौर पर काम किया। उसने अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके खुद को एक मीडिया स्टार में बदल दिया। ये स्पॉटलाइट की चाहत रखने वाले एक कातिल का सबसे भयानक प्रदर्शन था। तो इन सभी विशेषणों से हम सीखते क्या हैं? सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि एक सीरियल किलर की कोई एक सरल सी प्रोफाइल बनाना बेकार है। सच्चाई ये है कि वे बहुत जटिल और अलग अलग तरह के होते हैं। जैसा कि हमने देखा, कोई एक पैटर्न नहीं है, बल्कि कई ऐसे पैटर्न हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। कुछ बंडी की तरह बेहद आकर्षक और सामाजिक होते हैं, तो कुछ एड गेन की तरह समाज से बिल्कुल कटे हुए। कुछ शिपमैन की तरह बहुत व्यवस्थित, तो कुछ बिल्कुल अव्यवस्थित। कोई एक सांचा नहीं है जो सभी पर फिट हो सके। और आखिर में शायद यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली सच्चाई है। इन हत्यारों की सबसे डरावनी खासियत उनकी हैवानियत नहीं, बल्कि उनका खतरनाक हद तक सामान्य दिखना है। उनकी समाज में आसानी से घुल मिल जाने की क्षमता ही उन्हें सच में भयावह बनाती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो कोई भी हो सकते हैं।